हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर सोशियोलॉजी के यूनिट 2 के पीवाईक्यूज देखेंगे। उसमें भी 2022, 2020 और 2016 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है आरपीएससी ने उसके पीवाईक्यू देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट 2 का सिलेबस क्या है। यूनिट 2 जिसका टाइटल है यूजी लेवल, तो उसमें जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर, स्टेटस एंड रोल, सोशलाइजेशन, सोशल कंट्रोल, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल प्रोसेस, किनशिप, प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, विमेन एंड माइनॉरिटीज़। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया, इसमें हमें सेंसस को पढ़ना है। क्राइम एंड जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, social research, sampling, tools of data collection, hypothesis। तो ये टॉपिक्स है और इनसे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज आए हैं पिछले 3 अटेम्प्ट्स में उनको देखते हैं हम। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर। तो इसको पोस एक्ट भी बोलते हैं। तो ये 2013 में इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसी टॉपिक से रिलेटेड विमेन के हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है विशाखा गाइडलाइंस, जो 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई थी। फिर इन्हीं विशाखा गाइडलाइन के बेस पे ये एक्ट बनाया गया था, पोस एक्ट। तो एग्ज़ाम में नेक्स्ट टाइम ये भी पूछा जा सकता है कि विशाखा गाइडलाइन किससे रिलेटेड है। तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्कॉलर्स हु सपोर्टेड साइंटिफिक ओरिएंटेशन। तो इसमें आंसर है एल्फ्रेड शूट्स। हमें पता है कि जो स्टार्टिंग के थिंकर्स थे जैसे कॉम्ट, स्पेंसर, डर्कहाइम, पार्सन्स, उन सब ने साइंटिफिक जो मेथड्स थे उन्हीं को अप्लाई किया था सोशियोलॉजी में। पर जो बाद में थिंकर आए हैं जैसे एल्फ्रेड शूट्स, ये है फिनोमिनोलॉजी के फाउंडर, और गारफिंकल, हर्बर्ट ब्लूमर, और उन सब ने साइंटिफिक जो मेथड्स हैं उनको सपोर्ट नहीं किया था सोशियोलॉजी में। तो इसका आंसर है एल्फ्रेड शूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु यूज टर्म सोशल स्ट्रक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा स्पेंसर। नेक्स्ट है, स्नोबॉल सैम्पलिंग इज यूज्ड व्हेन। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज़ कब होता है। तो ये तब होता है जब हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है यूनिट्स को लोकेट करना, या फिर जब हमारे पास यूनिट्स है वो उनकी लिस्ट नहीं अवेलेबल है या डिफ़िकल्ट होगा उनकी लिस्ट प्रिपेयर करना, तो उस टाइम पे स्नोबॉल सैम्पलिंग बनाई जाती है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या करते हैं रिसर्चर, जब उनको 2-4 यूनिट जिनसे उनका कांटेक्ट होता है उनको पूछते हैं कि अगर आप इस रिसर्च के लिए जो फिट बैठते हैं ऐसी लोगों को जानते हैं, तो फिर वो सजेस्ट करते हैं और फिर उन लोगों को रिसर्चर कांटेक्ट करता है। तो ऐसे ये एक चेन बन जाती है, तो उसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। अगर आपको सैम्पलिंग के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानना है तो आप इसी चैनल पे एक सैम्पलिंग के टाइप्स, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड चैनल पे वीडियो बना रखा है, वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन हैज़ बीन गिवन टू SC/ST इन लोकसभा। तो इसका आंसर है 330। इसकी जगह नेक्स्ट टाइम ये भी पूछ सकते हैं कि रिजर्वेशन टू SC/ST इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो किस आर्टिकल में, वो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मर्डॉक द नंबर ऑफ टर्शियरी किन्स आर। तो इसमें आंसर है 151। मर्डॉक ने बोला था कि प्राइमरी किन्स होते हैं 8, सेकेंडरी किन्स होते हैं 33 और टर्शियरी किन्स होते हैं 151। नेक्स्ट है, who among the following scholars have explained the functionalist theory of social stratification। तो ये बहुत फेमस थ्योरी है और इसका आंसर है डेविस एंड मूर। तो किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने ये थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला था
कि सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन एक फंक्शन सर्व करता है। कि जैसे हमने स्ट्रेटिफिकेशन में हम अलग अलग पोजीशन को एक हायरार्की में अरेंज करते हैं, तो उन्होंने बोला कि जो इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है उनको हम सबसे ऊपर की पोजीशन पे रखते हैं, क्योंकि उनको उनका फंक्शन भी इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में स्टेबिलिटी के लिए, और उन पोजीशन पे पहुंचने के लिए लोग मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, टाइम भी ज़्यादा देते हैं, तो इसलिए उस पोजीशन पे जो लोग होते हैं उनको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है। तो इन्होंने बोला था कि स्ट्रेटिफिकेशन है वो सोसाइटी के लिए अच्छा है, वो कुछ फंक्शन सर्व करता है। पर इसी को जो दूसरे थिंकर हैं मेल्विन ट्यूमिन, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। उन्होंने बोला था कि हम किस बेस पे डिसाइड करेंगे कि कौन सी पोजीशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी कम है, तो इसका क्राइटेरिया क्या है। तो ये उन्होंने अपनी जो बुक है रीडिंग्स ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसमें उन्होंने काउंटर आर्ग्यू किया था, या फिर ये कह सकते हैं कि सपोर्ट नहीं किया था सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जो फंक्शनल थ्योरी है उसको। और किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर की जो बुक है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल ऑफ किनशिप इन सोशियोलॉजी। तो इसका आंसर है मॉर्गन। नेक्स्ट, हु सेड द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन आर कॉल्ड सोशल प्रोसेस। तो इसका आंसर है बिसेंट एंड बिसेंट। नेक्स्ट है, द स्टेटस ऑफ डॉक्टर दैट एंटेल्स रोल्स नॉट ओनली टू हिज मेडिकल ऑफिसर बट आल्सो टू nurses, patients, ward boy, etc. can be understood through the concept of। तो ये होता है रोल सेट। जब एक ही रोल, जैसे डॉक्टर है तो उसका एक ही पोजीशन पे है वो, पर उसी पोजीशन पे रहते हुए उसको अलग अलग लोगों के प्रति उसकी अलग अलग ड्यूटी है। जैसे पेशेंट के प्रति उसका मेडिकल ऑफिसर है, उसके प्रति नर्स के प्रति, तो उसकी अलग अलग रोल हैं, उसकी अलग अलग ड्यूटी है, पर पोजीशन एक ही है डॉक्टर। तो एक पोजीशन पे रह के उसको जो अलग अलग लोगों के प्रति जो ड्यूटीज या ऑब्लिगेशंस है उसकी, तो उनको बोलते हैं रोल सेट। स्टेटस और रोल से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं एग्जाम में, उन्हीं को हम देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे ये है स्टेटस सेट। ये होता है कि जो सोसाइटी में एक ही इंडिविजुअल के बहुत सारे स्टेटस होते हैं। जैसे एक विमेन है, वो मदर भी हो सकती है, वो हो सकता है टीचर भी है, और वो किसी की डॉटर भी है, किसी की वाइफ भी है। तो वो एक ही इंसान है पर उसके सोसाइटी में अलग अलग स्टेटस हैं। तो वो जो सारे स्टेटस मिला के जो उनका सेट बनता है उसको बोलते हैं हम स्टेटस सेट। और स्टेटस सेट का कंसेप्ट रॉबर्ट मर्टन ने दिया था अपनी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर बुक में। नेक्स्ट है रोल सेट। रोल सेट हमने अभी समझाया था कि एक ही स्टेटस पे रहते हुए एक इंसान के अलग अलग लोगों के प्रति जो ड्यूटीज़ और रोल्स होते हैं उनको बोलते हैं रोल सेट। स्टेटस सीक्वेंस होता है कि एक इंसान है इंडिविजुअल, वो अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग रोल प्ले करता है एक सीक्वेंस में। जैसे एक इंसान पहले सन, उसके बाद वो फादर बनता है, उसके बाद ग्रैंड फादर, और ऐसे कंटिन्यू रहता है उसकी अलग अलग स्टेजेस पे लाइफ के। तो ये एक सीक्वेंस हो गया स्टेटस का। नेक्स्ट है सिक रोल का कॉन्सेप्ट जो पार्सन ने दिया था। इसमें सिक रोल में पार्सन ने बोला था कि एक सिक इंसान के भी कुछ ड्यूटीज़ हैं और वो कुछ प्रिविलेज भी क्या बोलते हैं उसको मिलने चाहिए सोसाइटी में एक सिक इंसान को, तो उसको बोला है सिक रोल। और रोल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट एरविन गोफमैन ने दिया है। उनके हिसाब से जब कोई एक्टर है वो अपने उस काम को पूरी तरह से उस काम में इंडल्ज होके नहीं करना, वो बेमन से वो काम करना एक टाइप से कह सकते हैं, तो उस रोल को पूरी तरह से ना निभाना उसको बोलते हैं रोल डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मेनहाइम डिवाइडेड सोशल कंट्रोल इनटू टू पार्ट्स। तो वो कौन से पार्ट है वो बताने हैं हमें। तो ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल, ये कार्ल मेनहाइम ने दिया था। एक और टाइप है सोशल कंट्रोल का, वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशल कंट्रोल, वो दिया था किम्बल यंग ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट। ये किसने बोला था? टेंटेटिव सपोजिशन या स्टेटमेंट का मतलब है कि ऐसा स्टेटमेंट जो अभी जिसके बारे में हम श्योर नहीं है, पक्का नहीं है, पर रिसर्चर को ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। तो किसने बोला था कि द हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव सपोजिशन? तो ये बोला था पीएच मान ने। नेक्स्ट, who has defined socialization is a learning that enables the learner to perform social roles? ये बोला था एच.एम. जॉनसन ने। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन? इसका आंसर है आर्टिकल 46। आर्टिकल 23 रिलेटेड है, ये प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर को। और आर्टिकल जो 24 है वो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। तो ये है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। और जो 23 है वो है ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर से। आर्टिकल 23 है वो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। उसमें लैंग्वेज से रिलेटेड इंटरेस्ट, स्क्रिप्ट और कल्चर से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट होते हैं माइनॉरिटी के, उनको प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 46 है वो प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, इन पर्टिकुलर ऑफ SC/ST, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 51 जो है वो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट है, व्हेन ए रिसर्चर बिकम ए मेंबर ऑफ द स्टडीड ग्रुप इज कॉल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में एक तो होता है ऑब्जर्वेशन जिसमें सिर्फ दूर बैठ के रिसर्चर ऑब्जर्व करता है किसी इंडिविजुअल या ग्रुप को। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो रिसर्चर होता है वो जिनको स्टडी करना है उनकी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें पार्टिसिपेट करता है हर चीज़ में। तो वो होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है, ए प्रैक्टिस इन विच अडल्ट्स आर एड्रेस्ड बाय देयर चिल्ड्रंस नेम नोट बाय देयर नेम इज नोन एज। ये है टेक्नोनिमी, जिसमें बच्चों के नाम से पेरेंट्स को बुलाया जाता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो सबसे फेमस जिन थिंकर्स ने यूज़ किया था वो थे विलियम फुट वाइट, और इन्होंने गैंग्स को स्टडी किया था। और इनकी बुक है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। एक और कॉन्सेप्ट आता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड, वो है गोइंग नेटिव। गोइंग नेटिव का ये मतलब है कि जब जो रिसर्चर है वो उन लोगों में इतना घुल मिल जाता है कि वो जिस काम के लिए आया था, जो ऑब्जर्व करना था उसको, वो नहीं कर पाता। तो वो कोई जैसे ऑब्जर्वेशन करने की जो उसकी पर्पस था उसको वो भूल जाता है और वो उन लोगों में इतना घुल मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं गोइंग नेटिव। ये जो टर्म्स है इसमें क्वेश्चन में 60 में, उनको देख लेते हैं हम कि इनका क्या मतलब है। एक होता है अवॉइडेंस रिलेशनशिप। तो इसमें कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनमें एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बनाया जाता है। उन रिलेशन या उन लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं सकते, एक थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते हैं, तो उसको बोलते हैं अवॉइडेंस रिलेशनशिप। एक होता है जोकिंग रिलेशनशिप। ये रेडक्लिफ ब्राउन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था उनकी स्टडी में। तो जोकिंग रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ जोक करते हैं पर वो ऑफेंड नहीं हो सकते। तो ऐसा उनका कल्चर होता है, जिस कल्चर में ये होता है। ओवेड का जो ये टर्म है वो ईबी टाइलर ने कॉइन की थी, और इसका मतलब होता है कि हस्बैंड लीड्स द लाइफ ऑफ इनवैलिड। ये नेट के क्वेश्चन से मैंने लिया है वहाँ से। या फिर इसका ये भी मतलब हो सकता है कि कोविड का मतलब कि हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी के टाइम जो महिला की जो जिस
तरह से वो रहती है उसको एक तरह से मिमिक करता है, तो उसको भी कोवेट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्सन्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ साइंटिफिक ओरिएंटेशन। अगर हमें ये भी नहीं पता इस क्वेश्चन में कि पार्सन ने क्या बोला था, अगर ये पता है कि साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है, तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ये एम्पेरिसिज्म तो होता ही है साइंटिफिक में। एम्पेरिसिज्म मतलब जो हम अपने सेंस या अपनी आँख या कान, जिससे भी अपने जो सेंसेस है उनसे जिस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उन पे एम्फेसिस है कि उन्हीं चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। लॉजिकल क्लैरिटी ये तो होनी चाहिए, लॉजिकल कंसिस्टेंसी ये भी होनी चाहिए। तो बचा डिसइंटरेस्टेडनेस, तो ये नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट है हु हैज़ डिफाइंड सैंपल एज नेम इम्प्लाइज इज ए स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लार्जर होल। ये दिया था गुड एंड हार्ट ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। एक गुड हाइपोथेसिस में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें जो टर्म्स हैं उनको स्पेसिफाई किया होना चाहिए, उनको प्रिसाइजली डिफाइन करना चाहिए, उनके एम्पेरिकल रेफरेंस होने चाहिए, मतलब कि उसको हम जब फील्ड में ऑब्जर्व करने जाएंगे उनको तो कैसे करेंगे, तो ये बताना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए हाइपोथेसिस, ताकि स्टडी करने में आसानी हो। नेक्स्ट है हु गेव कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल। टी है C.H. कूले, चार्ल्स हर्बर्ट कूले। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी ऑफ वेबर इज सेंटर्ड ऑन। इसमें जो ये जो क्वेश्चन है ये RPSC ने डिलीट कर दिया था, क्योंकि इसमें जो आंसर ऑप्शन दे रखे हैं इनमें कहीं भी पावर नहीं है। जिस चीज़ पे वेबर की थ्योरी सेंटर्ड थी वो है पावर, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन की पहली स्टेज कौन सी होती है, तो ये है ओरल स्टेज। जो सिगमंड फ्रॉइड ने जो 3 स्टेजेस बताई थी उनमें से पूछा है इन्होंने। तो 3 स्टेजेस बताए थे सिगमंड फ्रॉइड ने, वो थी ओरल सबसे पहले, फिर एनल एंड फिर है फेलिक्स स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस 2011, वो है 68.84। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्राइम इज नॉट डिस्क्राइब्ड बाय लेमर्ट। इसमें RPSC ने जो दे रखा है वो है क्राइम अगेंस्ट ऑर्डर। मैंने सर्च किया सब जगह, पर मुझे जो लेमर्ट के जो टाइप दिखे वो थे सिचुएशनल क्राइम या प्लान्ड और सिस्टेमेटिक क्राइम। क्राइम अगेंस्ट ट्रस्ट कहीं बुक्स में मिला नहीं मेरे को, पर RPSC ने इसका आंसर दे रखा है क्राइम अगेंस्ट ऑर्डर, तो यही मान लेते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट शेड्यूल इज यूजफुल फॉर। डॉक्यूमेंट शेड्यूल का मतलब होता है कि जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या फिर किसी के फैमिली डॉक्यूमेंट्स, तो वो किस टाइप का सोर्स होता है डेटा का, तो वो होता है सेकेंडरी सोर्स। एक प्राइमरी होता है सोर्स जिसमें रिसर्चर खुद अपना उस फील्ड में जाके डेटा कलेक्ट करता है, और सेकेंडरी में होता है कि पहले से जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से जो डेटा उठाना, तो वो होता है सेकेंडरी सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ यूज्ड टर्म ओडिपस कॉम्प्लेक्स टू एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये भी सिगमंड फ्रॉइड ने यूज़ किया था, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। सिगमंड फ्रॉइड ने 2 टर्म यूज़ करी थी, एक था ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है एग्जाम में, तो ये भी याद रखना है। इसमें है कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू उन्होंने ये समझाया था कि किस तरह से एक चाइल्ड का अटैचमेंट होता है जो पेरेंट होते हैं अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स के साथ, तो वो बताया था। नेक्स्ट इज द टर्म हस्बैंड इंडिकेट्स। तो हस्बैंड जो है वो एक स्टेटस या सोशल पोजीशन मान सकते हैं, तो हस्बैंड जो वर्ड है वो एक स्टेटस होता है। नेक्स्ट है इज पर द सेंसस 2011 द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मेन इन राजस्थान इज। आंसर है 928 फोर्थ। तो स्टेटस होता है कि
सोसाइटी में एक पोजीशन या ग्रुप में एक पोजीशन, जो जैसे मदर एक पोजीशन है, फादर एक पोजीशन है, वाइफ, हस्बैंड, ये होता है स्टेटस या सोसाइटी में पोजीशन। दूसरा होता है रोल, यानी उस पोजीशन पे जो लोग हैं या जो स्टेटस पे जो लोग हैं उनका, उनसे एक्सपेक्टेड जो उनका बिहेवियर है या फिर उनकी जो ड्यूटीज हैं, ओब्लिगेशंस है अलग अलग लोगों के प्रति, तो उसको बोलते हैं हम रोल। तीसरा कॉन्सेप्ट है मास्टर स्टेटस। मास्टर स्टेटस वो होता है कि जितने भी स्टेटस एक इंडिविजुअल के होते हैं अलग अलग पोजीशन, उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेटस होता है वो होता है मास्टर स्टेटस। तो ये स्टेटस पहले जिन्होंने कॉइन किया था ये वर्ड वो थे एवरेट हगिस। नेक्स्ट है ऑल द रोल्स रिलेटेड टू स्टेटस इज कॉल्ड। तो ये तो पता ही है रोल सेट, जो हमने पहले पढ़ा था। डॉक्टर वाला एग्जांपल, तो एक स्टेटस से रिलेटेड होता है ना वो जो रोल। तो एक स्टेटस पे डॉक्टर जैसे है उसका स्टेटस वही है कि एक ही पोजीशन है उसकी, फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं, पर उसका अलग अलग लोगों के, जैसे उसका मेडिकल ऑफिसर के प्रति जो ड्यूटी है, पेशेंट, नर्स, वार्ड बॉय, तो एक पोजीशन पर रहते हुए उसके अलग अलग रोल्स हैं। तो सारे रोल्स को मिला के हम बोलते हैं रोल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड हाइपोथेसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो ये है ग्रीक लैंग्वेज से। नेक्स्ट है हु यूज द कंसेप्ट ऑफ जनरलाइज्ड अदर टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। तो जनरलाइज्ड अदर का कंसेप्ट जीएच मीड ने यूज़ किया था। उनका जो कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने सेल्फ की डेवलपमेंट, जो प्ले और गेम स्टेज होती है, तो गेम स्टेज में जनरलाइज्ड अदर का कॉन्सेप्ट आता है। जनरलाइज्ड अदर का मतलब है कि जो पूरी कम्युनिटी है उसके एटीट्यूड को उन्होंने बोला था कि जनरलाइज्ड अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो अगर हमें नहीं पता कि अनस्ट्रक्चर्ड के टाइप क्या हैं, पर ये तो पता है कि फॉर्मल जो इंटरव्यू होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब होता है कि जिसमें पहले से डिसाइडेड हो कि क्या क्वेश्चन पूछने हैं और कौन से सीक्वेंस में पूछने हैं, वो होता है स्ट्रक्चर्ड। तो फॉर्मल इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड ही होता है ऑब्वियसली, पर जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसमें टॉपिक फिक्स होता है कि किस बारे में बात करने, पर एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछने हैं, क्या सीक्वेंस में होगा, वो फिक्स नहीं होता। वो बस जैसे बातें चलती है, वो इंटरव्यू चलता है, वैसे वैसे रिसर्चर अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, तो वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइम सोर्स ऑफ एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन इज। तो ये जो मीड ने बोला था कि रेफरेंस ग्रुप। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन हम तब करते हैं जब हम किसके रेफरेंस में करते हैं, तो वो होता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप वो होता है जिसका हम अभी पार्ट नहीं है, पर फ्यूचर में हम बनना चाहते हैं पार्ट उसका। तो हम पहले से ही उस ग्रुप के लोग कैसे बिहेव करते हैं उस तरह से बिहेव करना स्टार्ट करते हैं, तो वो होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, कि उस ग्रुप का पार्ट बनने से पहले उसके जो नॉर्म्स है, वैल्यूज है, उनको अडॉप्ट करना, उनके तरीके से बिहेव करना। नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज द जैन कम्युनिटी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ माइनॉरिटीज। तो ये था 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एप्लीकेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन के फीचर्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं पहले। हाँ, कंपटीशन जो होता है वो ये है कि इम्पर्सनल होता है, यानी जिसके साथ आपका कंपटीशन है उनसे आपका पर्सनल कोई कांटेक्ट नहीं होता, उनको पर्सनली नहीं जानते। जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो किसी चीज़ का, तो उसमें जितने लोग हैं उनको आप पर्सनली नहीं जानते, पर आपका कंपटीशन तो है उनसे, तो वो होता है कि ये इम्पर्सनल होता है कंपटीशन। दूसरा ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब कि हर सोसाइटी में होता है, कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहाँ कंपटीशन नहीं होता, पर कम ज़्यादा वैसा हो सकता है, पर होता है। इसमें यह है कि मेनली एन अनकॉन्शियस एक्टिविटी, ज़्यादा यानी जनरली तो अनकॉन्शियस एक्टिविटी है, पर कभी कभी कॉन्शियस भी हो सकती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और नेक्स्ट होता है कि कंपटीशन के कुछ रूल्स होते हैं। कंपटीशन हमेशा हमेशा सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यू को मानते हुए होता है ना, तो उनको वॉयलेट नहीं करते कंपटीशन में।
अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट applicable in the context of competition। तो कंपटीशन के लिए 2 और मोर पीपल्स आर एसेंशियल, ये है। इसमें लिमिटेड गोल्स होते हैं, ये भी है। रूल्स की इम्पोर्टेंस होती है, ये भी है। पर ये है कि अनकॉन्शियस प्रोसेस, अनकॉन्शियस होती भी है नहीं भी होती, पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा है और उसमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, उस हिसाब से हमें एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है कि जो सबसे बेस्ट उस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है उसको। तो आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें उन्होंने आरपीएससी ने ये माना है कि अनकॉन्शियस होता है, और वो सही माना है। पर इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दे रखे हैं उस हिसाब से जो हमें ठीक सबसे फिट बैठता है वो है अनकॉन्शियस प्रोसेस, क्योंकि हमेशा अनकॉन्शियस नहीं होती, कभी कभी कॉन्शियस भी हो सकती है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसकी डेफिनेशन जो सदरलैंड एंड मैक्सवेल ने दी थी कि कंपटीशन इज एन इम्पर्सनल एंड अनकॉन्शियस और कंटिन्यूअस स्ट्रगल which because of their limited supply all may not have। तो ये हमें याद रखनी है। और पार्क एंड बर्गेस ने जो बोला था कि इंटरेक्शन विदाउट सोशल कॉन्टेक्ट बोला था कंपटीशन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च डिस्क्राइब्स a social situation, social events, social system, social structure, etc., and whose main purpose is to describe the state of affairs as it exists। तो ये होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो रिसर्च के डिफरेंट टाइप्स अगर आपको पढ़ने या नहीं पता है तो इसी चैनल पे एक वीडियो है, वो देख सकते हैं आप। रिसर्च डिज़ाइन जिसका टॉपिक है उसमें है ये सब समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ गिवन द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ सोशल रिसर्च। जो डेफिनेशन है वो ये है कि सोशल रिसर्च इज ए सिस्टमेटाइज्ड इन्वेस्टिगेशन टू गेन न्यू नॉलेज अबाउट सोशल फिनोमिना एंड प्रॉब्लम्स। तो ये डेफिनेशन दी थी C.A. मोसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटरव्यू। तो ये है इमेजिनेटिव इंटरव्यू। इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है, फॉर्मल भी होता है, ओपन एंडेड इंटरव्यू भी होता है, पर इमेजिनेटिव इंटरव्यू नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट है फर्स्ट बोस्टल स्कूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन तमिलनाडु, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हु हैज़ क्लासिफाइड रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल रोल्स। तो इसका आंसर है एसएफ नाडेल। और भी टाइप्स है रोल के, अलग अलग थिंकर्स ने जो बताए हैं वो देख लेते हैं अभी। एस्क्राइब्ड स्टेटस या रोल या फिर अचीव्ड स्टेटस या रोल, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था राल्फ लिंटन ने। दूसरा जो टाइप है वो है बेसिक जनरल एंड इंडिपेंडेंट रोल्स, ये था बेंटन ने दिया है। और मर्टन ने जो दिया है कॉन्सेप्ट वो है रोल सेट या स्टेटस सेट का। तो ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट जब भी एग्ज़ाम हो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एक्सप्लेन पर्सनल एंड इम्पर्सनल कंपटीशन। तो इसका आंसर है गिलिन एंड गिल। नेक्स्ट है हाउ मेनी सेंसस हैव टेकन प्लेस इन इंडिया टिल 2011 आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये 7 सेंसस हो चुकी है इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया में। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के इनमें से कौन सा टाइप नहीं है। अगर नहीं भी पता किसी को कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के टाइप्स क्या हैं, फिर भी अगर आपने पढ़ा है कि सैम्पलिंग के टाइप्स क्या हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के, तो भी आप कर सकते हैं इसको। तो इसमें जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है ये है एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है वो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप। तो अगर आपको बेसिक्स भी पता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, फिर भी आप कर सकते थे। तो इसका आंसर है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये 1961 में आया है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956,
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक ओरिएंटेशन। तो साइंटिफिक जो मेथड्स होते हैं उनका फोकस होता है कि जो स्टडी करेंगे हम वो वैल्यू फ्री होनी चाहिए। स्टडी करते हैं कि जो एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें उनको एज इट इज़ दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ क्या है, तो उसका स्टडी करते हैं। उनमें यूनिवर्सलिटी होती है। यूनिवर्सलिटी मतलब जो एक थ्योरी है अगर एक जगह पे वो लागू होती है तो वो दूसरी जगहों पे भी लागू होती है, मतलब पूरी यूनिवर्स में वो चीज़ अप्लीकेबल होती है थ्योरी। तो ये होता है यूनिवर्सलिटी। और फोर्थ जो है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी साइंटिफिक मेथड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो होता है ऑब्जेक्टिविटी। साइंटिफिक मेथड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि आप जो चीज़ें जिनको स्टडी करेंगे उनमें उनको अपने जो बायसेस हैं उनके हिसाब से नहीं स्टडी करेंगे, पर जैसी एज इट इज़ चीज़ें हैं उनको वैसे ही स्टडी करेंगे। तो ये होता है ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट द बेसिस ऑफ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में फैक्ट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पर प्री कंसेप्शन या पूर्वाग्रह नहीं होता। किसी भी पर्सपेक्टिव में जो हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं या फिर जो हमारे बायसेस होते हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो इसमें होगा प्री कंसेप्शन। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इज, तो ये है इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस वो होते हैं जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, जिनके लिए हमें उन स्टेटस को अचीव करने के लिए कोई अलग से स्पेशल मेहनत नहीं करनी होती। तो टीचर बनने के लिए अलग से जो प्रोसीजर है वो फॉलो होता है। प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन होता है, क्लर्क का भी एग्ज़ाम होता है। तो पर्सन ये बाय बर्थ होता है। तो ये हो गया इसका आंसर 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल स्ट्रेन मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो रोल स्ट्रेन होता है जो डिफ़िकल्टी इन मीटिंग वंस रोल ऑब्लिगेशन। रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है competing demands of two roles at a time. Role transition, two roles at a time changes from one role to another. और जो रोल सेट है वो है क्लस्टर ऑफ एसोसिएटेड रोल दैट टुगेदर फॉर्म ए सोशल स्टेटस। तो ये हो गया इसका आंसर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सोशल स्टेटस ग्रुप वाज कॉइन्ड बाय। स्टेटस ग्रुप टर्म है वो वेबर ने कॉइन करी थी। तो इसका आंसर हो गया दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट एस्क्राइब्ड स्टेटस। तो एस्क्राइब्ड स्टेटस का हमने पहले अभी देखा क्या होता है एस्क्राइब्ड स्टेटस। तो एक लो ग्रेजुएट ये एक अचीव्ड स्टेटस है। ग्राम पंचायत इसमें भी जो पोजीशंस है वो अचीव्ड होती हैं। मैरिड पर्सन ये भी अचीव्ड होता है, यानी कि एस्क्राइब्ड जो होते हैं वो स्टेटस होते हैं कि इनवॉलेंटरीली जो हमारी मर्जी से नहीं होते, जो हमारे बाय बर्थ हमें मिल जाते हैं। पर किसी को शादी करनी है या नहीं करनी वो उसकी चॉइस हो सकती है। तो ये होता है एक वॉलेंटरी। तो जहाँ वॉलेंटरी होती है चीज़ें वो होता है अचीव्ड स्टेटस। पर एक विमेन वो अचीव्ड नहीं होता, वो बाय बर्थ होता है। तो ये हो गया एस्क्राइब्ड स्टेटस। आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। तो ये तो सिंपल है, CH कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यानी सोशलाइजेशन में हम जो हमारे सोशल वैल्यूज नॉर्म्स उनको सीखते हैं तो वो हो गया लर्निंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की एजेंसी कौन सी नहीं है इनमें से। फैमिली होती है, पीयर ग्रुप होता है, स्कूल होती है, पर पुलिस सोशलाइजेशन की नहीं होती, ये सोशल कंट्रोल की एजेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ आई एंड मी विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ वाज यूज्ड बाय। तो आई एंड मी का कॉन्सेप्ट जो यूज़ किया था वो है GH मीड। आंसर हो जाएगा फोर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। क्लास के बेस पे हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है जैसे हाई इनकम क्लास, मिडल इनकम क्लास, लोअर इनकम क्लास, तो ये हो गया। जेंडर के बेस पे भी होता है, कास्ट के बेस पे भी होता है, पर रिलीजन को हम एक हायरार्की में नहीं डिवाइड करते अलग अलग रिलीजन को, ये रिलीजन टॉप पे है, ये उससे नीचे है, ऐसे सारे रिलीजन को इक्वल मानते हैं, तो ये स्ट्रेटिफिकेशन का बेस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हायरार्किकल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट इज, तो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। इसमें हम अलग अलग यूनिट को ऐसे सीक्वेंस में डिवाइड करते हैं कि कुछ को हायर पोजीशन देते हैं, फिर कुछ को लोअर पोजीशन देते हैं, तो वो होता है स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोपाउंडेड द फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो ये है डेविस एंड मोर। तो हर साल कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उस टॉपिक से आते ही आते हैं, जैसे फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये कंटिन्यूस 2 बार आ गया एग्जाम में। तो बेसिक्स हमें स्ट्रॉन्ग करने हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, पर जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनमें से बहुत रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टर्शियरी रिलेटिव्स डिस्क्राइब्ड बाय मर्डॉक। तो ये हमने पहले भी देखा था, 151, तो इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स इज मेट्रीलिनियन इन इंडिया। इसका आंसर है खासी। इसकी जगह नायर्स जो ट्राइब हैं केरला की, वो भी मेट्रीलिनियल है। तो गारो, खासी, वो सब ट्राइब्स, और ये नायर्स, ये भी मेट्रीलिनियल है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट द कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसका आंसर होगा प्रोफेशनल एजुकेशन।